उज्जैनी शहर में बहुत से शानदार महल और चौड़ी सड़कें थीं, पर इन बड़ी इमारतों से दूर कुछ छोटी घुमावदार गलियां भी थीं। ऐसी ही एक गली में रामू नाम का एक नाई रहता था। उसकी कोई बड़ी दुकान नहीं थी। उसकी दुकान तो बस एक बड़े घने नीम के पेड़ के नीचे एक छोटी सी जगह थी। उसके पास ग्राहकों के लिए एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी और एक छोटा दरार वाला शीशा था जो एक टहनी से लटका हुआ था। उसके औजार भी साधारण थे, एक कैंची, एक कंघी और एक तेज उस्तरा। लेकिन रामू की पहचान किसी भी फैंसी दुकान से ज्यादा कीमती चीज के लिए थी। वह अपनी ईमानदारी और अपने कोमल हाथों के लिए जाना जाता था। वह हर ग्राहक का बहुत सम्मान करता था। रामू का दिन सुबह जल्दी शुरू हो जाता था, सूरज पूरी तरह निकलने से भी पहले। वह पेड़ के नीचे की जमीन को साफ करता और अपने औजारों को ध्यान से साफ करता। उसके ग्राहक अमीर व्यापारी या शाही सैनिक नहीं थे। वे उसी की तरह आम लोग थे, ठेले वाले, मजदूर और छोटे दुकानदार। वह अपनी सेवाओं के लिए बहुत कम पैसे लेता था। कभी कभी अगर किसी के पास पैसे नहीं होते थे तो रामू मुस्कुराकर कहता, आप बाद में जब आपके पास हो तब दे देना। वह मानता था कि लोगों की सेवा करना उसका कर्तव्य है और पैसा तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसका दिल संतोष और शांति से भरा हुआ था। जिस गली में रामू काम करता था वह हमेशा चहल पहल से भरी रहती थी। बच्चे धूल में खेलते, औरतें पानी के घड़े ले जाती और आदमी अपने दिन की बातें करने के लिए इकट्ठा होते। नीम के पेड़ के नीचे रामू की जगह खास थी। ये सिर्फ एक नाई की दुकान से ज्यादा थी। ये समुदाय की जगह थी। लोग अपनी चिंताएं और अपनी छोटी छोटी खुशियां बांटने के लिए रुकते थे। रामू धैर्यपूर्वक सबकी सुनता था। वह कभी गपशप नहीं करता था और न ही किसी के बारे में बुरा बोलता था। उसकी शांत उपस्थिति और गर्मजोशी भरी मुस्कान से हर कोई सहज महसूस करता था। वह एक साधारण आदमी था, लेकिन वह अपने छोटे से समुदाय का एक स्तंभ था, ताकत और दयालुता का एक शांत स्रोत। एक दोपहर जब सूरज शहर पर तप रहा था, रामू अपनी छोटी सी जगह को ठीक कर रहा था। ज्यादातर लोग गर्मी से बचने के लिए अंदर आराम कर रहे थे और गली असामान्य रूप से शांत थी। रामू ने अपना पुराना शीशा चमकाया और एक धीमी धुन गुनगुनाई। उसे इस समय किसी ग्राहक की उम्मीद नहीं थी। वह थोड़ी देर के लिए बंद करने और दोपहर के भोजन के लिए घर जाने की सोच रहा था। लेकिन उस दिन भाग्य की उसके लिए एक अलग योजना थी। एक ऐसी योजना जो उसके साधारण जीवन को उज्जैनी के सबसे बड़े महल से जोड़ देगी। उसे नहीं पता था कि उसका विनम्र जीवन अप्रत्याशित रूप से राजघराने से जुड़ने वाला था। जैसे ही रामू अपना सामान पैक करने वाला था, उसने एक महिला को अपने पेड़ की ओर आते देखा। उसने बहुत ही साधारण सूती साड़ी पहनी हुई थी। साड़ी साफ थी, लेकिन कुछ जगहों पर मरम्मत की गई थी। उसने कोई गहना नहीं पहना था, यहां तक कि उसकी कलाइयों पर एक साधारण कांच की चूड़ी भी नहीं थी। उसका चेहरा शांत था और उसकी आंखें विचारशील थीं। वह आसपास की गलियों की किसी भी अन्य महिला जैसी दिख रही थी, फिर भी उसमें एक शांत गरिमा थी। वह ऐसी चाल के साथ चल रही थी जो इतनी सादे कपड़ों में किसी के लिए असामान्य लग रही थी। रामू ने उसे आते देखा। उसे थोड़ी उत्सुकता हुई। ऐसा अक्सर नहीं होता था कि कोई महिला उसकी दुकान पर अकेली आए। महिला उसकी कुर्सी के पास रुकी और उसे देखा। उसने कहा, मैंने सुना है कि आप बहुत ईमानदार नाई हैं। उसकी आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी। मेरा बेटा छोटा है, उसे बाल कटवाने से डर लगता है। मुझे उसके लिए कोई दयालु और धैर्यवान व्यक्ति चाहिए। वह बस यहीं कोने में इंतजार कर रहा है। क्या आप मेरे साथ आने को तैयार होंगे? मैं आपको आपके समय और मेहनत के लिए पैसे दूंगी। रामू इस अनुरोध से हैरान था। वह आमतौर पर केवल अपने पेड़ के नीचे ही काम करता था, लेकिन महिला की सच्ची आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसे बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत कर दिया। उसे उसकी मदद करने की एक अजीब सी इच्छा महसूस हुई। रामू ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उसने जवाब दिया, जरूर, मैं आऊंगा। आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक माँ और उसके बच्चे की मदद करना सेवा है, व्यवसाय नहीं। उसने जल्दी से अपने औजार एक छोटे से कपड़े के थैले में इकट्ठे किए। उसने अपने पड़ोसी, जिसकी पास में चाय की दुकान थी, को बताया कि वह जल्द ही वापस आ जाएगा। महिला ने एक छोटी कृतज्ञ मुस्कान के साथ उसे धन्यवाद दिया
जैसे ही वह उसके पीछे चला, रामू ने देखा कि वह अपने आसपास की हर चीज को कैसे देखती थी। उसने बच्चों को खेलते हुए, छाया में सो रहे आवारा कुत्तों को और साधारण घरों को बहुत दिलचस्पी से देखा, जैसे कि उन्हें पहली बार देख रही हो। वे थोड़ी दूर एक शांत कोने तक चले, जहां एक छोटा लड़का इंतजार कर रहा था। लड़का घबराया हुआ दिख रहा था, उसकी आंखें डर से चौड़ी थी। महिला ने उसे शांत आवाज में बात की, उसे आश्वासन दिया कि रामू एक दोस्त है और उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। रामू लड़के के स्तर तक घुटनों के बल बैठा और उसे अपनी कंघी और कैंची दिखाई, ये समझाते हुए कि वह क्या करेगा। उसका कोमल तरीका काम कर गया। लड़का धीरे धीरे शांत हो गया और बाल कटवाने के लिए सहमत हो गया। जैसे ही रामू काम कर रहा था, महिला उसे देख रही थी। उसकी अभिव्यक्ति समझ से परे थी। वह केवल अपने बेटे को नहीं देख रही थी, वह रामू के हर कदम, उसके धैर्य और उसकी लगन का अध्ययन कर रही थी। जिस महिला ने रामू को अपने बेटे के पास लाया था, वह कोई आम व्यक्ति नहीं थी। वह वास्तव में महारानी कनकमाला, उज्जैनी की रानी थी। वह भव्य शाही महल में रहती थी, सुख सुविधाओं और नौकरों से घिरी हुई थी। लेकिन हाल ही में एक विचार उन्हें परेशान करने लगा था। उन्हें अपने लोगों के जीवन से कटा हुआ महसूस होने लगा था। वह उनके बारे में केवल अपने मंत्रियों और अधिकारियों के माध्यम से सुनती थी। वह अपनी आंखों से उनके वास्तविक जीवन को देखना चाहती थी। वह उनके संघर्षों और उनकी साधारण खुशियों को समझना चाहती थी। इसलिए उन्होंने एक साधारण महिला का भेष बदलने और अपनी राजधानी शहर की गलियों में घूमने का फैसला किया। रानी ने नीम के पेड़ के नीचे ईमानदार नाई के बारे में कहानियां सुनी थी। उनकी नौकरानियां अक्सर उसकी दयालुता के बारे में फुसफुसाती थी। वह देखना चाहती थी कि क्या ये कहानियां सच थीं। तो उन्होंने एक पुरानी साड़ी पहनी, अपने सभी शाही गहने उतार दिए और एक गुप्त द्वार से महल से बाहर निकली। उनका बेटा, छोटा राजकुमार, भी उनके साथ आया। वह भी एक साधारण लड़के के रूप में तैयार था। यह उन दोनों के लिए एक नया अनुभव था। पहली बार रानी धूल भरी सड़कों पर चली और भीड़ भरी गलियों को देखा। उन्होंने गरीबी देखी, लेकिन उन्होंने अपने लोगों के बीच लचीलापन और सामुदायिक भावना भी देखी। जैसे ही उन्होंने रामू को अपने बेटे के बाल ध्यान से काटते हुए देखा, वह बहुत भावुक हो गई। वह सिर्फ एक काम नहीं कर रहा था, वह प्यार से एक सेवा कर रहा था। उसने राजकुमार से इतनी दयालुता से बात की, उसे विचलित रखने के लिए छोटी छोटी कहानियां सुनाई। जब वह खत्म कर चुका था, तो राजकुमार के बाल साफ सुथरे लग रहे थे। लड़का, जो शुरू में डरा हुआ था, अब मुस्कुरा रहा था। रानी को कृतज्ञता की एक लहर महसूस हुई। इस साधारण नाई ने शाही महल में कई शिक्षकों और देखभाल करने वालों से ज्यादा करुणा दिखाई थी। उसमें चरित्र की ऐसी समृद्धि थी जिसे सोने से नहीं खरीदा जा सकता था। जब बाल कटवाना खत्म हो गया, तो रानी ने उसे भुगतान करने के लिए एक छोटी थैली में हाथ डाला। उन्होंने उसे एक चांदी का सिक्का दिया, जो आमतौर पर वह जितना लेता था उससे कहीं ज्यादा था। रामू ने सिक्के को देखा और फिर उसे देखा। उसने धीरे से उसका हाथ पीछे धकेल दिया। उसने विनम्रता से कहा, मैडम, यह बहुत ज्यादा है। मेरा शुल्क केवल 2 तांबे के सिक्के हैं और एक बच्चे के लिए मैं अक्सर इससे भी कम लेता हूँ। कृपया बस वही दें जो उचित है। रानी हैरान थी। यहाँ एक ऐसा आदमी था जो स्पष्ट रूप से धनी नहीं था, फिर भी वह अतिरिक्त पैसे से इनकार कर रहा था। उसकी ईमानदारी उतनी ही वास्तविक थी जितनी कहानियों ने दावा किया था। उन्होंने उसे 2 तांबे के सिक्के दिए। उसके लिए उनका सम्मान बहुत बढ़ गया। महारानी कनकमाला उस शाम महल लौट आई, लेकिन आप जानते हैं, उनका मन अभी भी मेरे साथ, रामू के साथ, नीम के पेड़ के नीचे था। उस अनुभव ने, खैर, उनके अंदर कुछ गहरा बदल दिया था। उन्होंने हमेशा माना था कि शक्ति और धन जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। उन्होंने सोचा था कि शासन सिर्फ महल के आराम से बड़े फैसले लेने के बारे में था। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो शहर में उनकी छोटी सी सैर और मुझसे उनकी मुलाकात ने उन्हें एक बहुत ही गहरा सबक सिखाया। उन्होंने महसूस किया, शायद पहली बार, कि सच्चा शासन लोगों को समझना और उनसे जुड़ना था।
ये दयालुता और ईमानदारी के छोटे छोटे कृत्यों की सराहना करने के बारे में था, जो वास्तव में समाज की रीढ़ बनाते हैं। उन्होंने अपने कक्ष में बड़े अलंकृत दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। उन्होंने अपनी महंगी रेशमी साड़ी और अपने शानदार हीरे का हार देखा। लेकिन पहली बार वे चीजें भारी और खैर थोड़ी अर्थहीन लग रही थीं। उन्होंने अपने विलासिता के जीवन की तुलना मेरे साधारण सेवा के जीवन से की। उन्होंने देखा कि मेरे पास इतना कम था, फिर भी मैं अपने दरबार के कई रईसों की तुलना में कहीं अधिक खुश और संतुष्ट लग रहा था। मुझे अपने काम में और दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती थी। रानी समझ गई कि सच्चा धन सोने और गहनों में नहीं था, बल्कि एक व्यक्ति के चरित्र में, उनकी ईमानदारी और करुणा में था। यह एक सबक था, ईमानदारी से, जो किसी भी किताब या शाही शिक्षक ने उन्हें कभी नहीं सिखाया था। अगले कुछ दिनों तक रानी मेरे बारे में सोचना बंद नहीं कर पाई। चांदी के सिक्के को मना करने का मेरा साधारण कार्य एक शक्तिशाली बयान था। इसने दिखाया कि मैं पैसे से ज्यादा अपने सिद्धांतों को महत्व देता था। उन्होंने अपने राज्य की समस्याओं के बारे में सोचा, गरीबी, बीमारी और अन्याय। उन्होंने महसूस किया कि वह और राजा अकेले पैसे और नए कानूनों से इन समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ईमानदारी से वे सबसे महत्वपूर्ण घटक भूल गए थे, मानवीय स्पर्श। उन्हें लोगों और अधिकारियों के बीच ईमानदारी और सेवा की भावना को बढ़ावा देने की जरूरत थी। मैं, एक विनम्र नाई, ने उन्हें रास्ता दिखाया था। रानी ने फैसला किया कि वह अब एक दूर की शासक नहीं रह सकती। उन्हें जो सीखा था उस पर उन्हें काम करना था। वह जानती थी कि मुझे केवल इनाम देना पर्याप्त नहीं होगा। मैंने उन्हें जो सबक सिखाया था वह उसके लिए बहुत मूल्यवान था। उन्हें मेरी भावना का इस तरह से सम्मान करना था जिससे पूरे राज्य को लाभ हो। उन्होंने अपने मन में एक योजना बनाना शुरू किया, एक ऐसी योजना जो उस छोटे से गली के कोने से ईमानदारी और सेवा के मूल्यों को राज्य की नीतियों के केंद्र में लाएगी। मैं, रामू नाई, अनजाने में रानी का सबसे बड़ा शिक्षक बन गया था। एक हफ्ते बाद 2 शाही गार्ड मेरे नीम के पेड़ के नीचे मेरे कोने पर पहुंचे। उनके चमकते भाले और भव्य वर्दियों ने गली के हर किसी को रुककर देखने पर मजबूर कर दिया। लोग डर गए थे, ईमानदारी से। उन्हें लगा कि मैंने महल का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ गलत किया होगा। जब मैं शांति से अपना उस्तरा तेज कर रहा था तो गार्ड मेरे पास आए। एक गार्ड ने तेज, आधिकारिक आवाज में पूछा, क्या आप रामू नाई हैं? मैं थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन मैंने विनम्रता से सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, मैं रामू हूं। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? गार्ड ने तब घोषणा की, महारानी ने आपको तुरंत महल में बुलाया है। गली में सन्नाटा छा गया। मैं भ्रमित और चिंतित था। रानी को मेरे जैसे गरीब नाई से क्या चाहिए हो सकता था? मैंने उस महिला और उसके बेटे के बारे में सोचा। क्या उसने मेरे बारे में शिकायत की होगी? लेकिन मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। मेरे पड़ोसी इकट्ठा हो गए, चिंतित होकर फुसफुसा रहे थे, लेकिन मैंने शांत रहने की कोशिश की। मैंने अपने हाथ धोए, एक साफ शर्ट पहनी और गार्डों से कहा कि मैं तैयार हूं। जैसे ही मुझे महल की ओर ले जाया गया, मैंने अपने विनम्र नियम के पेड़ की ओर देखा, यह सोचकर कि क्या मैं इसे फिर कभी देख पाऊंगा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मैं अपना सिर ऊंचा करके चला। जब मैं शानदार शाही दरबार में दाखिल हुआ तो मैं, खैर, ईमानदारी से कहूं तो उसकी भव्यता से चकाचौंध हो गया। ऊंची छतें सुंदर कला से चित्रित थीं और खंभे कीमती पत्थरों से जड़े हुए थे। राजा एक सुनहरे सिंहासन पर बैठे थे और उनके बगल में रानी, महारानी कनकमाला बैठी थी। मैंने झुककर प्रणाम किया। मेरी आंखें फर्श पर टिकी हुई थीं। राजा की आवाज गूंजी, ऊपर देखो नाई। मैंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और मेरी आंखें रानी से मिली। मैं सदमे से चौंक गया। मैंने उन्हें तुरंत पहचान लिया। ये वही महिला थी जिसने एक हफ्ते पहले मुझसे मिली थी, जिसने साधारण सूती साड़ी पहनी थी। उनका बेटा राजकुमार उनके पास बैठा था और उसने मुझे एक छोटी दोस्ताना मुस्कान दी। रानी खड़ी हुई और दरबार को संबोधित किया। उन्होंने कहा, यह रामू है। यह शहर की गलियों का एक नाई है, लेकिन यह हमारे राज्य के सबसे धनी पुरुषों में से एक भी है। दरबार में एक फुसफुसाहट फैल गई। रईसों ने मेरे साधारण कपड़ों को देखा और ईमानदारी से काफी भ्रमित थे। रानी ने आगे कहा, उसका धन सोने या जमीन का नहीं है, उसका धन
उसकी अटूट ईमानदारी और सेवा की भावना है। फिर उन्होंने पूरे दरबार को यह कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने भेष बदला था और कैसे मैंने अतिरिक्त पैसे लेने से इनकार कर दिया था, यह दिखाते हुए कि जब कोई नहीं देख रहा था तब भी ईमानदारी बरकरार रखी। मैं वहां खड़ा था, स्तब्ध होकर चुप था, क्योंकि रानी ने सबके सामने मेरे विनम्र चरित्र की प्रशंसा की। रानी के बोलने के बाद राजा ने मुझे सचमुच प्रशंसा से देखा। राजा ने घोषणा की, आपकी ईमानदारी ने रानी के दिल को छुआ है और हमारी आंखें खोल दी हैं। हम आपको आपके चरित्र के लिए पुरस्कृत करना चाहते हैं। जो कुछ भी आप चाहें, सोना, जमीन, एक घर, वह आपका होगा। दरबारी, खैर, उन्होंने मुझसे धन मांगने की उम्मीद की थी, लेकिन एक पल सोचने के बाद मैंने धीरे से सिर हिलाया। मैंने विनम्र आवाज में कहा, महाराज, आपके उदार प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे धन की जरूरत नहीं है। नियम के पेड़ के नीचे मेरा छोटा सा जीवन मुझे पर्याप्त खुशी देता है। पैसा वह शांति नहीं खरीद सकता जो मुझे महसूस होती है। राजा और रानी मेरी विनम्रता से प्रभावित हुए। रानी ने दयालुता से पूछा, तो हम आपको सम्मानित करने के लिए क्या कर सकते हैं? मैंने एक पल के लिए अपनी गली के लोगों के बारे में सोचा। मैंने उन गरीब पिताओं के बारे में सोचा जो अपने बच्चों के लिए बाल कटवाने का खर्च नहीं उठा सकते थे, और उन बूढ़े पुरुषों के बारे में जिन्हें देखभाल की जरूरत थी। महारानी, मैंने कहा, अगर आप सचमुच मुझे पुरस्कृत करना चाहती हैं, तो कृपया मेरे लोगों के लिए कुछ करें। हमारे शहर में बहुत से गरीब लोग हैं जो बुनियादी सेवाओं का भी खर्च नहीं उठा सकते। आप एक ऐसी जगह खोल सकती हैं जहां वे मुफ्त में बाल कटवा सकें और स्नान कर सकें, सेवा की जगह, लाभ के लिए नहीं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। महारानी कनकमाला की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं। मेरी निस्वार्थता उनकी कल्पना से भी अधिक थी। उन्होंने तुरंत घोषणा की, आपकी इच्छा हमारा आदेश है। हम सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरे राज्य में ऐसे कई केंद्र खोलेंगे और वे आपके सम्मान में रामू सेवा केंद्र कहलाएंगे। रानी ने मेरे सुझाव से प्रेरित होकर गरीबों के लिए नई योजनाएं भी शुरू की। उन्होंने खुद गरीब मोहल्लों का दौरा करना शुरू किया, भेष बदल कर नहीं, बल्कि अपनी रानी के रूप में उनकी समस्याओं को सुनने और सीधे उनकी मदद करने के लिए। एक विनम्र नाई जैसे मुझसे एक शासक होने के बारे में उनका दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल गया था। मैं अपने नियम के पेड़ पर लौट आया, सोने के साथ नहीं बल्कि खुशी से भरे दिल के साथ। मैंने पहले की तरह अपना काम जारी रखा, लेकिन अब मैं सबके लिए आशा और ईमानदारी का प्रतीक था। ईमानदार नाई और बुद्धिमान रानी की कहानी उज्जैनी भर में फैल गई। इसने सभी को एक सरल लेकिन शक्तिशाली सच्चाई सिखाई। जीवन में सबसे बड़े मूल्य धन या प्रसिद्धि नहीं है, वे ईमानदारी, अपने काम के प्रति सम्मान और दूसरों की सेवा करने की निस्वार्थ इच्छा है। ये वे सच्चे गहने हैं जो एक व्यक्ति और एक राज्य को सचमुच समृद्ध और खुशहाल बनाते हैं।